हमारे समाजशास्त्र के सभी प्रतियोगी भैया एवं बहनों, कल हमने सामाजिक समूह के विषय में काफ़ी चर्चा आप लोगों से की थी। समूह की परिभाषा पर चर्चा किया हमने, समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक समूह की परिभाषा हमने दिया। फिर उसके बाद कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार भी हमने समाजशास्त्र की परिभाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया। अब देखिए, कल हमने एक चीज़ चर्चा किया था मर्टन के विषय में कि मर्टन ने कहा कि सिर्फ क्षणिक सामाजिक संबंधों के द्वारा सामाजिक समूह का निर्माण नहीं हो सकता है और सदस्यों के बीच में आपस में अंतःक्रिया का होना भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि जो क्षणिक सामाजिक संबंध के द्वारा तो फिर जब तक अंतःक्रिया नहीं होगी तब तक जो है उसमें स्थायित्व का भाव पैदा नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ हमने कल ये भी चर्चा किया था कि जो यह आपस में अंतःक्रिया हो रही है समूह के निर्माण के लिए, संबंध के निर्माण के लिए, इस अंतःक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति होना चाहिए। अगर एक बार जो है वो अंतःक्रिया हुई और उसके बाद फिर अंतःक्रिया का भाव नहीं है तो फिर तभी एक सामाजिक समूह का निर्माण नहीं हो सकता। उस अंतःक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति भी होनी चाहिए। ये भी कल हमने चर्चा किया था। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि उन्होंने कितने पक्ष बताए, तो उन्होंने 2 पक्ष पर चर्चा किया है, एक व्यक्तिपरक पक्ष और वस्तुपरक पक्ष। तो ये भी बार बार प्रश्न रिपीट किया गया है कि जो है कितने सामाजिक समूह के निर्माण के लिए में व्यक्तिपरक तथा वस्तुपरक पक्ष की चर्चा की है। तो ये कौन समाजशास्त्री हैं? मर्टन है, ठीक ना। क्योंकि बार बार हम कहते हैं कि 2-3 चीज़ों पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, ठीक ना, कि हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे। फिर उसके बाद जो इन्होंने इसके आवश्यक तत्व बताए थे, तो इस पर भी हमने कल चर्चा किया मर्टन महोदय का कि कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। किसी भी सामाजिक समूह के निर्माण में कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे तब तक आपस में कोई अंतःक्रिया नहीं होगी। दूसरी चीज़, जो दूसरे विशेष जो तत्व इन्होंने बताया था उस पर भी हमने चर्चा किया था कि या 2 से अधिक व्यक्ति जो हैं, इन व्यक्तियों के बीच में आपस में अंतःक्रिया हो। इन व्यक्तियों के बीच में आपस में अंतःक्रिया का होना नितांत आवश्यक है। तीसरे पक्ष पर जो हमने आप लोगों से चर्चा किया था कि स्वयं व्यक्ति को इस चीज़ का एहसास हो कि हम इस समूह के सदस्य हैं और दूसरे अन्य लोग भी यह कहने के लिए बाध्य हो जाएं कि अमुक व्यक्ति अमुक समूह का सदस्य है। यह जो 3 तत्व की भी हमने कल चर्चा आप लोगों के सामने किया था। अब मर्टन महोदय ने मुख्य रूप से जो सामाजिक समूह के जो मुख्य विशेषता के रूप में भी चर्चा किया है कि सामाजिक समूह की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक ना। तो इन्होंने जो मुख्य इसकी विशेषता है इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें इन्होंने 3 चीज पर जोर दिया। एक बात पहली आती है अवधि। पहली चीज क्या है? अवधि, ठीक ना। दूसरा है प्रतिमान, और जो तीसरी बात आती है वह है तीव्रता, ठीक ना। इसकी जो मुख्य विशेषताएं बताई हैं, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में यह पूछा जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान पूर्वक समझिए कि इसकी जो मुख्य विशेषताएं बताई कि कोई भी सामाजिक समूह का जो निर्माण है, अवधि, कितने समय से वो आपस में अंतःक्रिया हो रही है। जो अंतःक्रिया का जो स्वरूप है, क्योंकि बार बार हमने बताया कि उस अंतःक्रिया की बार बार क्या हो? पुनरावृत्ति हो, अर्थात बारंबारता का होना नितांत आवश्यक है। तो इन्होंने पहली बात क्या चर्चा की? अवधि। प्रतिमान, पैटर्न, किन मूल्यों तथा मानदंडों में आबद्ध होकर के व्यक्ति अंतःक्रिया कर रहा है। जिन मूल्यों तथा मानदंडों में आबद्ध होकर के व्यक्ति अंतःक्रिया करेगा, उसी प्रकार की सामाजिक संबंधों का निर्माण होगा।
ठीक ना। तो दूसरा क्या है, प्रतिमान। और तीसरा है तीव्रता, फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक ना। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो अंतःक्रिया का स्वरूप तीव्र गति से होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी मंद गति से होगी तो अंतःक्रिया का स्वरूप जो संबंध का निर्माण होगा वो भी संबंध का निर्माण जो है मंद गति से होगा। तो इन्होंने इसकी 3 मुख्य रूप से विशेषता बताई। किसने, मर्टन ने। कौन कौन, पहला अवधि, दूसरा प्रतिमान और तीसरी क्या है, तीव्रता। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं जॉनसन पर। एक एक समाजशास्त्रियों को आप लोग देखते हुए चलिए। जॉनसन, देखिए जॉनसन महोदय ने कहा कि किसी भी सामाजिक समूह के निर्माण के लिए, एक चीज पर ध्यान देना है, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे तो अपने आप प्रश्नों के उत्तर का प्रत्युत्तर दे ले जाएंगे। इन्होंने कहा किसी भी सामाजिक समूह के निर्माण के लिए सहयोग का होना नितांत आवश्यक है। इन्होंने किस पर जोर दिया, सहयोग पर जोर दिया कि जो सामाजिक जो समूह का निर्माण है, इस सामाजिक समूह के निर्माण के लिए सहयोग का होना नितांत आवश्यक है। क्यों, क्योंकि कभी कभी, ठीक ना, जो हम एक स्थिति आती है कि सामाजिक जो संबंध होते हैं वह संघर्ष पर भी आधारित होते हैं, ठीक ना, क्योंकि वह संघर्ष की भावना भी कैसे निहित होनी चाहिए, सहयोग के आधार पर ही निहित होनी चाहिए, ठीक ना। तो इन्होंने कहा किसी भी सामाजिक समूह के निर्माण के लिए सहयोग का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक संबंध जो होते हैं वह सामाजिक संबंध किस पर आधारित होते हैं, वह सामाजिक संबंध संघर्ष पर भी आधारित होते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं आपके गिडिंग्स के अनुसार। हाँ, गिडिंग्स क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। यह तो सहयोग पर जोर देते हैं और कहते हैं, ठीक ना। अब गिडिंग्स महोदय कहते हैं कि सामाजिक समूह के निर्माण के लिए, गिडिंग्स महोदय कहते हैं सामाजिक समूह के निर्माण के लिए आपस में अंतःक्रियाओं का होना नितांत आवश्यक है। और यह अंतःक्रिया कब होगी, इन्होंने कहा, गिडिंग्स का नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, किसी भी सामाजिक समूह के निर्माण के लिए किसी भी सामाजिक समूह के निर्माण के लिए आपस में अंतःक्रिया का होना नितांत आवश्यक है। ध्यान को देखिए, अंतःक्रिया का होना नितांत आवश्यक है। और यह अंतःक्रिया तभी संभव है यह अंतःक्रिया तभी संभव है जब लोग एक दूसरे को जानते तथा पहचानते हों। ध्यान को देखिए, ठीक ना। इन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक समूह के निर्माण के लिए आपस में अंतःक्रिया का होना आवश्यक है, ठीक ना। और अंतःक्रिया कब होगी, ठीक ना, और यह अंतःक्रिया तभी संभव है जब लोग एक दूसरे को जानते तथा
पहचानते हों। ठीक, तो जब तक व्यक्ति एक दूसरे को जानता पहचानता नहीं रहेगा तब तक आपस में अंतःक्रिया क्या करेगा। तो यह बात किसकी है? गिडिंग्स की, जॉनसन की, मर्टन की हमने चर्चा किया। अब हट्टन एवं हंट के अनुसार नोट कर लीजिए आप लोग इसको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। हट्टन एवं हंट के अनुसार सामाजिक समूह की परिभाषा। ठीक, अब देखिए हट्टन एवं हंट क्या कहते हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि समूह के सदस्यों के बीच में एक दूसरे के प्रति ऐसी भावना पाई जाती है, एक दूसरे के प्रति ऐसी भावना पाई जाती है जो आपस में अंतःक्रिया के द्वारा एक समूह का निर्माण करते हैं। और यह अंतःक्रिया तभी संभव है, ठीक ना, बहुत ध्यान देखिए। इन्होंने कहा कि जब तक जिस प्रकार की भावना होती है, जैसे माँ और पुत्र, आप लोग देखते होंगे काफी दूर पर माँ बैठी हुई है, लेकिन एक समय एक ऐसी स्थिति आती है कि जब कभी कभी याद आती है तो हमारी आंखें भरभरा जाती हैं। यह अंतःक्रिया का स्वरूप है, यह अंतःक्रिया का स्वरूप है। बहन की विदाई होती है, विदाई होते समय एक ऐसी अंतःक्रिया का भाव आ जाता है कि स्वतः ही आँख से अश्रुधारा बहने लगती है, ठीक ना। तो वह भावना है, किस प्रकार की भावना से हम एक व्यक्ति के साथ उसका लगाव है, और जिस भावना के साथ उस व्यक्ति का लगाव होता है उसी भावना के फलस्वरूप उस व्यक्ति की अंतःक्रिया ही होती है। इसी को जो यह अंतःक्रिया का स्वरूप है, जो हट्टन महोदय के अंतःक्रिया का स्वरूप है, इसी को एफ.एच. गिडिंग्स ने, किसने? एफ.एच. गिडिंग्स ने क्या कहा? सादृश्यता की चेतना, सादृश्यता की चेतना, ठीक ना। कहने का तात्पर्य है भावना के फलस्वरूप जो अंतःक्रिया होती है, किसके फलस्वरूप? भावना के फलस्वरूप जो अंतःक्रिया होती है, ठीक ना, इसी अंतःक्रिया को एफ.एच. गिडिंग्स कहते हैं सादृश्यता की चेतना, अर्थात कांसनेस ऑफ काइंड, कांसनेस ऑफ काइंड, ठीक ना। तो ठीक, तो सादृश्यता की जो अंतःक्रिया भावना के फलस्वरूप जो अंतःक्रिया होती है, इसी अंतःक्रिया को किस समाजशास्त्री ने सादृश्यता की चेतना कहा, अर्थात कांसनेस ऑफ काइंड कहा है। तब आप किस पर टिक लगाएंगे? एफ.एच. गिडिंग्स पर टिक लगाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक, फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं बोगार्डस के अनुसार। नेक्स्ट समाजशास्त्री हैं बोगार्डस। बोगार्डस के अनुसार, ठीक है, सामाजिक समूह के संदर्भ में बोगार्डस महोदय क्या कहते हैं? बोगार्डस महोदय कहते हैं कि एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था, संस्था शब्द का प्रयोग यही करते हैं बोगार्डस महोदय, ठीक ना। तो एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसी संस्था है जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है, ठीक ना, जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हो तथा जो एक दूसरे को प्रेरणा दें, कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हो तथा जो एक दूसरे को प्रेरणा दें और जो सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित हों। तो सामाजिक समूह के संदर्भ में यह चर्चा किसने की? बोगार्डस की। ठीक, तो अब देखिए जैसे प्रेरणा शब्द पर इन्होंने जोर दिया और सामाजिक जीवन में जो सामान्य क्रियाएं सम्मिलित होती हैं उस पर जो इन्होंने जोर दिया, अर्थात कहने का मुख्य रूप से तात्पर्य यह है कि इनकी जो मुख्य रूप से जो परिभाषा है, जो हमने समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो आपको परिभाषा बताई थी कि समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक समूह से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे समुच्चय या संकलन से है
जिसके सदस्य सामान्य हित माने उद्देश्य है वहाँ पर, जब तक उनका उद्देश्य जो है नहीं होता है तब तक कोई भी व्यक्ति किसी समूह का सदस्य नहीं बनता है। तो हित या रुचि के आधार पर सामाजिक संबंधों के ताने बाने द्वारा एक दूसरे से आबद्ध हों तथा अपनी क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हों तथा प्रभावित होते हों। ठीक ना। तो यह बात मुख्य रूप से जो गिरिंग्स महोदय थे, इनका मुख्य रूप से ये उद्देश्य था कि जब तक व्यक्ति का कुछ सामान्य उद्देश्य नहीं होता है तब तक वह अमुक व्यक्ति जो है किसी समूह का निर्माण नहीं करता है। ठीक। फिर नेक्स्ट आइए, जो समाजशास्त्री हैं मैरिल तथा एल्ड्रिज। मैरिल तथा एल्ड्रिज, ठीक है। अब देखिए मैरिल तथा एल्ड्रिज महोदय क्या कहते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक कल्चर एंड सोसाइटी में लिखा है कि सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनमें एक लंबी अवधि से संचार होता हो। संचार शब्द जैसे आप देखिएगा तुरंत आपको टिक किस पर लगाना है, मैरिल तथा एल्ड्रिज पर। जो एक लंबी अवधि से संचार होता हो तथा जो एक समान प्रकार्य या प्रयोजन के अनुसार कार्य करते हों। ठीक ना। उनके आपस के बीच में क्या हो, संचार की प्रक्रिया की अवधि क्या हो, लंबी हो। संचार की प्रक्रिया की अवधि क्या हो, लंबी हो तथा उनका एक सामान्य प्रकार हो और प्रयोजन हो। जो उनके कार्य करने का जो स्वरूप है वह एक प्रकार के तहत, हमने पहले पिछले कक्षाओं में हमने आप लोगों से कार्य क्या है, प्रकार क्या है, सामाजिक प्रकार क्या है, पीछे के वीडियो आप देखेंगे तो इस पर जो है हमने काफ़ी चर्चा किया है, विस्तृत चर्चा किया है, वह आपको वहाँ से पता लग जाएगा। अब यहाँ पर टाइम उस पर क्या वेस्ट किया जाए। ठीक ना। तो उन्होंने दो तीन चीज़ों पर जोर दिया कि एक लंबी अवधि से जैसे संचार होता हो और जो एक सामान्य प्रकार तथा प्रयोजन के अनुसार कार्य करते हों तो वह सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो यह बात आती है तो यह चर्चा किसके अनुसार होगी, मैरिल तथा एल्ड्रिज के अनुसार। ठीक ना। अब देखिए सामाजिक समूह की विशेषताएं। अब हमने यहाँ पर आप लोगों को सामाजिक समूह के संदर्भ में जो परिभाषा थी उस परिभाषा पर हमने आप लोगों को चर्चा किया। अब हम लोग आते हैं विशेषताएं। सामाजिक समूह की विशेषता। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, गिलिन एवं गिलिन के अनुसार। ठीक है। देखिए यहाँ से जो विशेषता है, जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है उस पर हम आप लोगों को यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। गिलिन तथा गिलिन ने, महानुभाव ने सामाजिक समूह की तमाम प्रकार की विशेषताएं, निम्न प्रकार की विशेषताओं का इन्होंने चर्चा किया है। पहली विशेषता के संदर्भ में पहले देखें। पहली विशेषता से काफ़ी प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। इन्होंने कहा कि समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संकलन है। जो समूह होता है, समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संकलन है तथा दो व्यक्तियों के समूह को, पहली परिभाषा बहुत ध्यान से एक विशेषता को देखिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संकलन है। ठीक। दो व्यक्तियों के संकलन को बहुत ध्यान रखिएगा। दो व्यक्तियों के संकलन को
इन्होंने युग्म कहा है। ठीक ना, युग्म, जैसे पति पत्नी, ठीक है, अर्थात दो व्यक्तियों के संकलन को डायोड। ठीक ना, तो जो दो, यह भी आपसे पूछा जाता है कि दो व्यक्तियों के संकलन को डायोड टायोड किसने कहा है, तो दो व्यक्तियों के संकलन को इन्होंने क्या कहा, युग्म कहा, अर्थात दो व्यक्तियों के संकलन को इन्होंने डायोड कहा। ठीक, तथा तीन व्यक्तियों से निर्मित, ठीक ना, तीन व्यक्तियों से निर्मित समूह को तीन व्यक्तियों से निर्मित समूह को ट्रायोड, ठीक है। और अकेले व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति अकेला है, अकेले व्यक्ति को इन्होंने मोनाड कहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यह बार बार पूछा जाता है, डायोड टायोड तथा मोनाड की चर्चा किसने की है, तो डायोड टायोड तथा मोनाड की चर्चा किसने की है, गिलिन तथा गिलिन ने किया है। अकेले, हाँ, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को, जिसको इन्होंने युग्म कहा, डायोड, तीन व्यक्तियों से निर्मित समूह को टायोड, तथा अकेले व्यक्ति के समूह को इन्होंने मोनाड कहा है। ठीक, दूसरी विशेषता देखिए, समूह के सभी सदस्यों का कोई निश्चित लक्ष्य तथा सामान्य उद्देश्य अवश्य होता है। जो सामाजिक समूह की विशेषता में इन्होंने कहा कि जो समूह के जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का कोई निश्चित लक्ष्य होता है, ठीक ना, अर्थात कोई न कोई उनका सामान्य उद्देश्य अवश्य होता है। ठीक, तीसरी चीज जो इन्होंने विशेषता बताई कि हमेशा व्यक्ति जो होता है, जो किसी समूह का सदस्य बनता है, वह हित के आधार पर किसी समूह का सदस्य बनता है, अपने विचारों के आधार पर किसी समूह का सदस्य बनता है, अपनी रुचि के आधार पर अमुक व्यक्ति जो है किसी समूह का सदस्य बनता है। ठीक ना, फिर नेक्स्ट जो इन्होंने मुख्य रूप से विशेषता बताई है गिलिन तथा गिलिन ने, इन्होंने कहा है कि प्रत्येक समूह में सदस्य, हाँ, प्रत्येक समूह के सदस्य के व्यवहार के निर्धारण हेतु कुछ निश्चित नियम होते हैं। जो अमुक व्यक्ति जो होता है किसी समूह के सदस्य का जो निर्धारण करता है, वह कुछ निश्चित नियमों में आबद्ध होकर के ही वह अमुक व्यक्ति जो है किसी समूह का निर्माण करता है। जैसे हमारे यहाँ पति पत्नी, एक व्यक्ति जो होता है वह पति पत्नी के रूप में आबद्ध होता है, तो चाहे वह जिस समाज में रहता है, उस समाज के कुछ न कुछ, देखिए हमने कहा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को बड़ा स्थायी समूह है। पति पत्नी का जो स्वरूप है बड़ा स्थायी समूह है, ठीक ना, क्योंकि इस समाज में यह जो स्वरूप की काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। और इस पति पत्नी का जो समूह का जो निर्माण व्यक्ति करता है, यह आगामी जो समूह बनाने का जो मुख्य रूप से कार्य है, इसमें इनकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इनके बीच में एक स्वयं का भाव होता है, इनके बीच में एक अपनत्व का भाव होता है। यह यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम और ममत्व का भाव ना हो तो यह समूह कभी भी एक अस्थायी स्वरूप का रूप धारण नहीं कर सकता है। तो हमारे मुख्य रूप से जो हमने आपको बताया यहाँ पर कि एक कुछ निश्चित और नियम तथा उपनियम होते हैं। तो एक अमुक व्यक्ति जब पति पत्नी के रूप में आबद्ध होता है, तो वह जिस समाज में रहता है उस समाज के कुछ लिखित तथा कुछ अलिखित नियम और कानून होते हैं, अर्थात कुछ औपचारिक नियम होते हैं और कुछ अनौपचारिक नियम होते हैं। इन्हीं औपचारिक तथा अनौपचारिक नियमों में आबद्ध होकर के ही एक अमुक व्यक्ति जो है किसी समूह का निर्माण करता है। तो वही बात है, हमने आपको बताया कि प्रत्येक समूह के सदस्यों के व्यवहार के निर्धारित कुछ निश्चित नियम और उपनियम होते हैं, और ये नियम तथा उपनियम किस पर आधारित होते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक संबंधों के आधार पर यह नियम का निर्धारण होता है, और वह अमुक व्यक्ति जो है किसी समूह की सदस्यता को धारण करता है। ठीक, नेक्स्ट इन्होंने कहा जो गिलिन तथा गिलिन ने कि प्रत्येक समूह की एक सामाजिक संरचना होती है
और प्रत्येक सदस्य का समूह की संरचना में कहीं न कहीं स्थान होता है, जिससे समूह में स्तरीकरण की एक व्यवस्था बनती है जो समूह की सापेक्षिक अस्थायित्व का एक मुख्य कारक है। ठीक ना। तो यह जो तमाम प्रकार की जो विशेषताएं गिलिन तथा गिलिन महोदय ने बताया है, इन्हीं के आधार पर हम आसानी के साथ समझ सकते हैं कि एक सामाजिक समूह का जो निर्माण होता है वह किस प्रकार से होता है, कैसे इसमें जो है क्या इसका स्वरूप है। ठीक ना। इन्होंने गिलिन तथा गिलिन महोदय ने यह तमाम प्रकार की चीज़ों की चर्चा जो है अपने सामाजिक समूह की विशेषता में किया है। ठीक। फिर देखिए समूह निर्माण के आधार। एक सामाजिक समूह की विशेषता आप लोगों ने देख लिया होगा। वैसे तमाम प्रकार के जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और यह बार बार प्रश्न पूछा गया है कि दो व्यक्तियों के संकलन को किसने डायोड या समूह निर्धारण में डायोड, टायोड तथा मोनाड की चर्चा किसने की है। तो यही गिलिन तथा गिलिन ने दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संकलन को युग्म अर्थात डायोड कहा है। तीन व्यक्तियों से निर्मित समूह को ट्रायोड कहा है। और जो अकेला व्यक्ति है, ये भी प्रश्न पूछा गया है पीजीटी में कई बार। ठीक ना। अकेले व्यक्ति को मोनाड किसने कहा है, अकेले व्यक्ति को इन्होंने मोनाड कहा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपकी है समूह निर्माण के आधार। समूह निर्माण के आधार। ठीक। फिर कल हम लोग जो चर्चा करेंगे वह समूह निर्माण के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक। आज की क्लास इतने। धन्यवाद।